मैं जी.आर. श्याम आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में निर्धनता या गरीबी की अवधारणा पार्ट 2 में गरीबी का आशय, परिभाषाएं और वैश्विक गरीबी के प्रकार के रूप में सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार का, उसमें से सापेक्ष गरीबी का प्रकार हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता क्या है? निरपेक्ष निर्धनता क्या है? व्यक्ति पर अध्ययन है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की तुलना दूसरे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय से करते हैं, तब उसे हम निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत पाते हैं। यह है इसमें कैलोरी को आधार मानकर, उपभोग व्यय को आधार मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की जाती है। और निरपेक्ष निर्धनता विकासशील देशों में इसका मापन किया जाता है। चूँकि हमारा देश विकासशील देश है, इसलिए भारत में निरपेक्ष निर्धनता को प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता है तो गठित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सन 1971 में रथ कांडेकर समिति का गठन किया गया था और उन्होंने कैलोरी को आधार माना और 2500 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर जो उपभोग करने में असमर्थ हैं उसको गरीबी रेखा के अंतर्गत लिया जाएगा। दूसरा है 1977-78 वाई के अलग समिति, इसी के सुधार के रूप में वाई के अलग समिति का गठन किया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को आधार बनाया था, अर्थात ऊर्जा का मापन के रूप में। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 में इसी कैलोरी को आधार मान करके पंचवर्षीय योजना में आधार माना गया था। फिर आते हैं 1989 में एक लकड़वाला समिति का गठन किया गया था। इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था। 1993 में इसको फिर खारिज कर दिया गया था। प्रत्येक राज्य में अलग अलग उपभोग व्यय या मूल्य होने के कारण इसको 1993 में खारिज कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं 2008-9 में सुरेश तेंदुलकर समिति MPCE को आधार माना गया था। मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना गया था। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये अगर व्यक्ति खर्च कर पाने वाला खर्च कर पाने वाला निर्धनता में शामिल नहीं किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। फिर 2012-13 में रंगराजन समिति, इन्होंने MPCE को ही आधार बनाया था। MPCE इन्होंने 972 रुपया ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार मान करके गणना किया गया था। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता अनुमान 29.5% 2016 की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो वर्तमान में अभी है। इसके अलावा गरीबी का निर्धारण या प्रकाशित NSS नेशनल सर्वे सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके अधीन कार्य करता है। तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
64 में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का आकलन, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया यह बताया था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं गरीबी का दुष्चक्र। आगे गरीबी का दुष्चक्र अर्धविकसित देशों में विशेषता पाई जाती है कि यहाँ गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं गरीबी का दुष्चक्र किस प्रकार अर्थव्यवस्था में या देश में किस प्रकार लागू होता है। अर्धविकसित राष्ट्र का सबसे बड़ी समस्या क्या होता है? पूंजी का अभाव पाया जाता है। पूंजी की अभाव और उसका अर्धविकसित क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। जितने भी उत्पादन के संसाधन वो अर्धविकसित होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? पूंजी का अभाव पाया जाता है। पूंजी के अभाव के कारण फिर आगे जो चक्र जो चलता है वो है निम्न उत्पादकता, अर्थात उत्पादन में कमी होना। उस उत्पादन में कमी के प्रभाव के कारण निम्न वास्तविक आय, अर्थात लोगों की आय कम होना। फिर स्वाभाविक है, अगर आय कम होगा तो स्वाभाविक है कि उसका बचत भी क्या होगा? कम होगा, जिसको हम लोग निम्न बचत कह सकते हैं। निम्न बचत के कारण आगे जो चक्र चलता है वो निम्न विनियोग, अर्थात वो अपने व्यवसाय में कम पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, निम्न विनियोग होगा। निम्न विनियोग के कारण फिर इस प्रकार ऐसे ये गरीबी का दुष्चक्र चलता रहेगा। फिर आगे देखते हैं गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप। व्यक्तिगत स्वरूप क्या होगा? अब व्यक्तिगत स्वरूप में होगा बच्चे के पालन पोषण में गरीबी, अर्थात बच्चे के पालन पोषण में किस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र चलेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे होगा बेहतर खान पान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा का अभाव। फिर ये समस्याएं जब होंगे तब आगे जो समस्या आगे जो बढ़ेंगे वो क्या होगा? आपका खान पान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अभाव के कारण कौशल का विकास न हो, स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा? कमी होगी। उसके साथ ही साथ आगे जब बढ़ेंगे तो कौशल विकास न होने के कारण रोजगार प्राप्त करने में परेशानी होगी, जिसके चलते रोजगार न मिलने के कारण गरीबी का स्तर तोड़ने में विफल हो जाएगा। फिर आगे चलेगा, आगे चलने से फिर परिवार में क्या हो जाएगा? इस गरीबी का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार से गरीबी का व्यक्तिगत स्वरूप जो है एक परिवार में चलता रहता है। फिर आते हैं गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप क्या है। तो गरीबी के दुष्चक्र का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो है सबसे बड़ा समस्या जो आज हमारे देश के सामने है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी आप समझ सकते हैं बहुत स्तर में पाए जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी होते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी होते हैं, शहरी बेरोजगारी होते हैं। ये सारे बेरोजगारी की समस्याएं जो है सामने आते हैं। बेरोजगारी की समस्या के बाद क्या होगा? निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, फिर आएगा निम्न उत्पादकता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बचत एवं निवेश की निम्न स्तर। जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा? स्वाभाविक है बचत लोगों के पास कम होगा, निवेश की निम्न दर होगा। फिर हमारा जो आर्थिक समृद्धि विकास की दर है वो क्या होगी? कम होगी, जिससे हमारा देश की जो जीडीपी है वो कम होगी, राष्ट्रीय आय कम होगा। और इस प्रकार से फिर हमारा जो देश है फिर क्या होगा? बेरोजगारी की समस्या से जूझते रहेगा। इस प्रकार ये गरीबी का दुष्चक्र चलते रहता है। ठीक, अब आगे हम लोग आगे जो होता है आगे जो क्लास होगा आगे गरीबी का कारण क्या है। तो गरीबी का मुख्य कारण है शिक्षा में कमी होना,
अंधविश्वास, पुरानी तकनीक का प्रयोग, उच्च तकनीक का अभाव, ये सारे गरीबी की कारण है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अभी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, गरीबी में कुछ हद तक कमी देखा गया है। ठीक, धन्यवाद।